हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आईसीटी के उपकरण के बारे में सारी चीज़ें देख ली थी। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेज, स्टोरेज डिवाइसेज, इन सब के बारे में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी सामान्य जानकारी हमें होनी चाहिए वो सारी हम लोगों ने लास्ट क्लास तक कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, आईसीटी के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब है आईसीटी यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अब इसमें काफी सारे फील्ड्स पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें से एक है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक बंडल सॉफ्टवेयर है। बंडल सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे अगर कोई इकलौती चीज है उसको बंडल नहीं कहेंगे। एक सॉफ्टवेयर में खूब सारे अलग अलग टूल्स दे रखे हो तो उनको बोलते हैं बंडल सॉफ्टवेयर। बंडल सॉफ्टवेयर कैसे है? इसमें अलग अलग तरीके के लगभग 11 एप्लीकेशन हमें मिलते हैं। उसमें से सामान्य रूप से उपयोग आने वाले जो एप्लीकेशंस हैं वो हैं एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब हैं। बाकी लगभग एग्जाम में डिटेल सिलेबस दे रखा होता है कि आपके एमएस ऑफिस है, एक्सेल है, पावर पॉइंट सिलेबस में है। इस एग्जाम में हमें डिटेल सिलेबस नहीं देके सिर्फ आईसीटी के अनुप्रयोग दे रखे हैं। अब अनुप्रयोग में हम लोगों जैसे लास्ट ईयर का जो पेपर था उसका एनालिसिस करें तो हर जो पेपर है उसमें एक एक क्वेश्चन एमएस वर्ड से आ रखा था। तो हम लोग एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, कंप्यूटर में जिस एग्जाम में कंप्यूटर का सिलेबस होता है उसमें ये 3 टॉपिक्स होते हैं। तो इसमें भी हम लोग ये 3 टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। एमएस वर्ड को हम लोग ज़्यादा डिटेल से देखेंगे क्योंकि कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों में सेम है। जैसे कंट्रोल+A मतलब सारा जो भी अपना लिखा हुआ जो भी मैटर है वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये एक्सेल में भी सेम है, पावर पॉइंट में भी सेम है और वर्ड में भी सेम है। तो वर्ड को हम लोग पूरी डिटेल से देख लेंगे ताकि, और एक्सेल और पावर पॉइंट में हम लोग सिर्फ जो एमएस वर्ड में जो चीज़ें नहीं आई हैं और उसमें जो उपयोगी चीज़ें हैं सिर्फ वो देखेंगे। क्योंकि हर पेपर में एक एक क्वेश्चन एमएस वर्ड से आ रखा है। जो लास्ट जो पेपर हुआ था उसमें जैसे एक पेपर में तो था कंट्रोल+= किसकी शॉर्टकट की है, एक में स्क्रॉल बार या रूरल बार के बारे में कुछ पूछ रखा था। ऐसे करके हर पेपर में एक एक क्वेश्चन एमएस वर्ड से दे रखा है। तो आज हम लोग सबसे पहले एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग अनुप्रयोग में इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और एप्लीकेशंस हैं जो पेमेंट ऐप है उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे। एमएस वर्ड में सबसे पहले क्या है कि ये एक जनरल पर्पज एप्लीकेशन है। जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन के बारे में मैंने डिटेल से आपको जो पीछे जो क्लासेज हुई हैं उनमें बताया था कि स्पेशल पर्पज होती है जो एक स्पेसिफिक फील्ड में काम आती है। जैसे कोई पेरोल सिस्टम है या फिर विशाल या फिर ये रिलायंस फ्रेश वगैरह जो मेगा मार्ट वगैरह हैं उनमें जो बिलिंग करवाते हैं उनका जो सिस्टम है वो है स्पेसिफिक पर्पज। वो सिर्फ वही उसी फील्ड में काम आ सकता है। और जनरल पर्पज एप्लीकेशंस वो होती हैं जो प्रत्येक फील्ड में समान रूप से उपयोगी हैं। जैसे अपने फ़ोन में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये हर एक पर्सन के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, तो उनको बोलते हैं जनरल पर्पज। उसके बाद में क्या दे रखा है कि ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब है जिसका कोई मालिक हो, जिसके लिए हमें पेमेंट करना पड़ता हो। इसका मालिक बिल गेट्स ने इसकी स्थापना की थी, तो ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है क्योंकि इसके मालिक हैं। उसके बाद है कि ये कौन सी लैंग्वेज में बना है, तो लगभग जो एप्लीकेशंस हैं वो C++ लैंग्वेज में बनी हुई होती हैं। तो आपसे लैंग्वेज पूछे कौन सी लैंग्वेज में बना है तो C++। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है एमएस ऑफिस 2024। अब क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो जरूरी नहीं है आपको एग्जैक्ट एमएस ऑफिस 2 जैसे अपने फोन में अपडेट्स आते हैं वैसे इसमें भी अपडेट्स आते हैं। रोज कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है, उनको ऐड ऑन कर दिया जाता है। जो यूजफुल नहीं होती उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे अपने व्हाट्सएप या फिर और भी जो अदर एप्लीकेशंस है उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, वैसे ही इनमें होता है। तो एमएस ऑफिस जरूरी नहीं आपको एमएस ऑफिस 2024 से क्वेश्चन पूछे। वो एक बेसिक जो हर एक इनके वर्जन में जो टूल्स दे रखे हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब देखो एमएस वर्ड के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर क्या है, इसमें हम लोग लेटर टाइप कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन लिख सकते हैं, तो इनको बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। इसके बाद में क्या है, जैसे ये अपना MS वर्ड है, ये पहला वर्ड प्रोसेसर नहीं है, इससे पहले था इलेक्ट्रिक पेंसिल। और ये इलेक्ट्रिक पेंसिल के बारे में एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रखा था कि दुनिया का सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर कौन सा था, तो ये कौन सा है, इलेक्ट्रिक पेंसिल। इसके बाद में ये चीज दे रखे कि MS वर्ड को ओपन करने के लिए कमांड, जैसे हम लोग कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें डेस्कटॉप दिखाई देता है, डेस्कटॉप में अलग अलग आइकन्स होते हैं, माई कंप्यूटर को, दिस PC, और जो रिसाइकलिंग बिन है, ऐसे करके खूब सारे आइकन्स होते हैं। वैसे ही यहाँ पे एक छोटा सा एक बॉक्स बना हुआ होता है सर्च के लिए, यहाँ पे। अब MS वर्ड को ओपन करने के लिए इसको बोलते हैं रन कमांड। इसमें हमें अगर कुछ भी जैसे एक्सेल खोलना हो तो हमने एक्सेल लिख दिया, और ये MS वर्ड खोलना हो तो इसके लिए कौन सी कमांड होगी, तो इसके लिए कमांड है विनवर्ड। विनवर्ड कमांड का यूज करके हम लोग MS वर्ड को खोल सकते हैं। इसके अलावा देखो winword.exe, exe एक्सटेंशन होता है, या तो विनवर्ड आएगा एग्जाम में या फिर विनवर्ड exe लिख रखा हो, तो इस कमांड का उपयोग करके हम लोग MS वर्ड को ओपन कर सकते हैं। यह एक रन कमांड होता है, इसमें आप या तो विनवर्ड लिखेंगे या फिर विनवर्ड exe लिखेंगे, उसके बाद हमारा इंटरफेस खुल जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़ रखे हैं, A से लेके Z तक की ABCD लिख रखी है, उसके बाद ब्लैंक स्पेस छोड़ रखे हैं। ये हैं कुछ एक फुल फॉर्म्स, शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट कीज जैसे Ctrl+A का यूज होता है मैटर को सेलेक्ट करने के लिए, B मतलब बोल्ड, C का मतलब होता है कॉपी, D का मतलब होता है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ऐसे ही करके हमारे Z तक शॉर्टकट कीज हैं, ये मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है। जैसे जैसे आपके आगे शॉर्टकट कीज आएंगी, या तो आप PDF निकालोगे उसमें आप खुद से लिख लेना, और हमारे आगे एक एक करके सारी शॉर्टकट की इसमें आ जाएंगी। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे, एक बार ये देख लेते हैं। ये मैंने एक कंपैरिजन लिख रखा है, बहुत सी एग्जामों में इस कंपैरिजन से ही क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ओपन करने के लिए MS वर्ड को ओपन करने के लिए, पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए और एक्सेल को ओपन करने के लिए कौन कौन सी कमांड का यूज किया जाता है, तो मैंने आपको वर्ड को ओपन करने के लिए विनवर्ड या winword.exe ये मैंने आपको बता दिया। वही पावर पॉइंट हो तो पावर PNT, शॉर्ट PNT, और इसके अलावा exe ये एक्सटेंशन है। और एक्सेल को ओपन करने के लिए सिर्फ सीधा excel.exe लिख देंगे, तो ये कमांड, ये जैसे MS वर्ड ओपन करना हो तो विनवर्ड, एक्सेल ओपन करना हो तो एक्सेल लिखेंगे, पावर पॉइंट ओपन करना हो तो पावर PNT लिखेंगे, तो ये हमारे पास ओपन हो जाएंगे। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, फाइल का मतलब है कि जो MS वर्ड की जो फाइल है उसको क्या कहा जाता है, तो MS वर्ड की फाइल को कहा जाता है डॉक्यूमेंट। जैसे ये जो फाइल टाइप की गई है ये MS वर्ड में टाइप की गई है, और इसको बाय डिफॉल्ट कहा जाता है डॉक्यूमेंट। इसके अंदर होते हैं पेजेस, जैसे आपको जो PDF अवेलेबल होगी, जो सारा जो अब तक जो मैटर टाइप किया हुआ है उसमें कितने पेजेस हैं, वैसे ही पावर पॉइंट होता है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। उसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है जैसे कोई बड़ी कंपनी है और उनको जो अपना जो कोई भी अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट है उसके बारे में किसी को, कोई इन्वेस्टर है उसको समझाना हो, तो जैसे वो यहाँ खड़ा होकर समझाता और पीछे एक बड़ी सी जो स्क्रीन के ऊपर उनके जो जो प्रोजेक्ट में जो जो चीज़ें शामिल है वो एक एक करके स्लाइड शो के रूप में प्रेजेंट होती है, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन। उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, स्लाइड और नोट्स क्या होते हैं, जैसे मुझे आपको स्क्रीन पे ये चीज़ें दिखानी है, उनके सामने एक खुद के सामने स्क्रीन होती है या फिर एक वो मान लो जिसमें से देख के उनको पढ़ना हो, तो दो चीज़ें होती हैं। जो स्क्रीन होती है, जो स्लाइड होती है वो सिर्फ हमें दिखाई देती है, और जो नोट्स होते हैं, मान लो कि मुझे इस लाइन के बारे में जो मैं और अदर चीज़ें बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है मुझे वो चीज़ें याद हो,
तो मैं उनके लिए उन नोट्स भी बना लूँगी जो अपने पावर पॉइंट है उसके अंदर। तो वो नोट्स सिर्फ मुझे दिखाई देंगे और जो स्लाइड है वो सबको दिखाई देंगी। तो नोट्स मेरे खुद के लिए हैं और स्लाइड सभी के लिए हैं। तो प्रेजेंटेशन में होती है स्लाइड प्लस नोट्स। उसके बाद में है एक्सेल। एक्सेल का जो फोल्डर होता है उसको बोलते हैं वर्क स्पेस, और जो फाइल होती है उसको बोलते हैं वर्क बुक, और जो सीट होती है, जो ये सीट होती है, आप एक्सेल की फाइल ओपन करोगे तो उसमें ऐसे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, ऐसे बॉक्सेस बने हुए होते हैं, सेल बोलते हैं जिनको, रो और कॉलम, तो इसको बोलते हैं शीट। पहले जैसे अब हम लोग एक्सेल ओपन करते थे तो यहाँ पे जैसे सीट नंबर 1, 2 और 3 बाय डिफॉल्ट 3 सीटें आती थी, पर अब जो नया वर्जन है उसमें सिर्फ सीट 1 दिखाता है। तो एक्सेल किस किस का कॉम्बिनेशन है, सीट और चार्ट का। यहाँ चार्ट का भी ऑप्शन आता है कि एक्सेल के अंदर जैसे जो गणितीय रूप में जो चीजें होती हैं उनको दिखाने के लिए, जैसे मान लो कोई ऐसे ग्राफ हो या फिर कोई चार्ट हो, इन सबको दिखाने के लिए एक्सेल का यूज किया जाता है। तो एक्सेल सीट और चार्ट का समूह है। चार्ट फिर भी आप याद रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, आप लोग याद रखोगे शीट। एक्सेल में क्या होती है, सीट। वर्ड में क्या होता है, डॉक्यूमेंट। पावर पॉइंट में क्या होता है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक्सटेंशन के बारे में। इनका एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन का मतलब होता है जब हम लोग फाइल को सेव करते हैं तो उसके आगे एक्सटेंशन क्या है। जैसे हम लोग कहीं MP3 देख लेते, MP3 लिखा हुआ देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये एक म्यूजिक की फाइल है। वैसे ही एक्सटेंशन होते हैं। तो एक्सटेंशन में अगर .doc या फिर docx, 2007 तक था .doc मतलब डॉक्यूमेंट फाइल है। तो इस आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि MS वर्ड के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है, तो आपको दे रखा हो कोई भी अदर ऑप्शन और साथ में docx या doc दे रखा हो तो आंसर आ जाएगा doc या फिर docx। अब यूज होता है docx। x का मतलब है XML यानी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसके बाद में है जैसे पावर पॉइंट। पावर पॉइंट नॉर्मली यूज भी ऐसे नॉर्मली बोलते भी हैं कि आपने PPT बना ली क्या। प्राइवेट सेक्टर में या फिर जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज हो, तो वो बोलते भी यही है कि आपने PPT बना ली क्या। PPT का मतलब होता है जो पावर पॉइंट के अंदर जो फाइल बनती है उसको बोलते हैं PPT या PPTX। उसके बाद में जो एक्सेल है उसमें जो फाइल बनेगी वो होती है .xls। तो एक्सटेंशन से भी कुछ एक एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं कि MS वर्ड के लिए कौन सा एक्सटेंशन होता है, एक्सेल के लिए कौन सा होता है और पावर पॉइंट के लिए कौन सा होता है। तो बिल्कुल आसान है। इसकी फाइल को बोलते हैं डॉक्यूमेंट, तो एक्सटेंशन हुआ .doc। इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन, तो इसका जो एक्सटेंशन है वो PPT। आप ये ऐसे भी याद रख लेना कि नॉर्मली भी वो लोग PPT बोलते हैं, जैसे हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट बना लिए क्या। वैसे ही जो पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन के लिए जो चीजें बनाई जाती है उनको बोलते हैं PPT। तो आप याद रख लोगे PPT या PPTX। और जो एक्सेल में जो यूज होता है वो है XLS। ठीक है, अब देखो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है, विंडो है, उससे संबंधित एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को आप कैसे याद रखोगे, ये चीज ये याद रखना बड़ा मुश्किल है। नॉर्मली जिसने कंप्यूटर नहीं पढ़ा हो या फिर जो नॉर्मली कंप्यूटर यूज नहीं करता उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि हर एक टैब को याद रख पाना कि कौन से टैब में कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं। एक बार आप ये जो हम लोग जैसे ही MS वर्ड ओपन करते हैं तो ये इंटरफेस ओपन होता है। एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में एक एक करके वापस हमारे सामने ये चीजें आएंगी और हम लोग और डिटेल से इनको पढ़ेंगे। एक बार देखते हैं कि नॉर्मली कौन कौन सी चीजें होती हैं। सबसे पहला है टाइटल बार।
ये टाइटल बार है। अगर आ जाए कि डॉक्यूमेंट, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग खुद से सेव नहीं करेंगे, मान लो कि इस फाइल को ICT नाम से सेव नहीं किया गया हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम क्या होगा, होगा डॉक्यूमेंट 1। और ये एक एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि बाय डिफ़ॉल्ट जो MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट का नाम है वो क्या होता है, सिर्फ डॉक्यूमेंट दे रखा हो और कोई ऑप्शन दे रखे हो डॉक्यूमेंट आगे 1। बाय डिफ़ॉल्ट जो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा, डॉक्यूमेंट 1। अब देखो टाइटल बार में क्या होता है, डॉक्यूमेंट का नाम होता है। फिर यहाँ होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में सेव, अंडो, रीडू, इन सब के हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद में देखो ये जो सारी टैब्स हैं जिनमें फाइल, होम टैब, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सब चीज़ें दे रखी हूँ, इन सब को मिला के एक साथ हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे मान लो ये एक ऐसे रिबन की तरह है, इसको कहेंगे रिबन। अब एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि ये जो टैब्स होती हैं इन सभी को मिला के क्या कहते हैं, या फिर रिबन बार में कौन कौन से टैब होते हैं। रिबन बार में क्या होता आ जाए कि ना जो डॉक्यूमेंट का नाम होता है वो होता है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए कौन कौन सी कमांड होती हैं वो होती हैं। तो आंसर आ जाएगा कि ये जो सारी टैब्स होती हैं उनको मिला के बोलते हैं रिबन। इनको क्या कहेंगे, ये है टैब्स, जैसे ये फाइल टैब, ये होम, ये इंसर्ट, ये ड्रॉ। और जैसे हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे तो खूब सारी ऑप्शन और ओपन होंगे। होम पे क्लिक करेंगे, ये जो दे रखा है वो होम पे क्लिक करने पर कौन कौन से ऑप्शन ओपन होते हैं उसका डायग्राम हमें दे रखा है। तो होम पे क्लिक करने पर जो ये डायग्राम जो ये टूल्स ओपन होते हैं, ये इनको कहते हैं टूल्स। और जैसे हम लोग अगर हमारा जो कर्सर है माउस का, हम लोग उस कर्सर को लाके अगर यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, सिर्फ ऐसे पॉइंट आउट कर दे, यहाँ पे लाके उसको छोड़ दे, तो उस जो ऑप्शन है, जैसे ये बोल्ड का निशान है, यहाँ ये बोल्ड का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे ये बोल्ड के बारे में सारी हमें डिटेल्स बताएगा, इसकी शॉर्टकट की क्या है, इसका यूज क्या है, तो उसको बोलते हैं टूल टिप। टूल के बारे में जो टिप बता रहा है वो है टूल टिप, ठीक है। अब ये देखो, ये एक रूरल, पिछले एग्जाम में ये रूरल बार और स्क्रॉल बार, इनमें से क्वेश्चन आया हुआ है। रूरल बार और स्क्रॉल बार क्या होती है, रूरल बार होती है टॉप में और लेफ्ट साइड में, स्क्रॉल बार होती है राइट में और नीचे। देखो स्क्रॉल बार का यूज क्या है, डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे या दाएं बाएं स्क्रॉल करना। रूरल बार का क्या यूज है, ये इंडेंट, पैराग्राफ में स्पेसिंग देने के लिए होता है कि मान लो मुझे डॉक्यूमेंट यहाँ से स्टार्ट करना है या फिर यहाँ से स्टार्ट करना है, ये स्पेस देने के लिए रूरल बार का यूज किया जाता है। और एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए कि रूरल बार कहाँ होती है, तो होती है टॉप में और लेफ्ट में। स्क्रॉल बार कहाँ होती है, तो राइट में और बॉटम में, ठीक है। एक यहाँ पे दे रखे होते हैं पेज और वर्ड काउंट, जैसे ये एक वर्ड में बनाई गई फाइल है, तो अगर मैं इसको MS वर्ड में ओपन करके देखूंगी तो यहाँ पे दे रखे होंगे कि मैंने अब तक कितने पेज टाइप कर लिए और उसमें कितने वर्ड्स हैं। यहाँ पे दे रखे होते हैं डॉक्यूमेंट के व्यूज, इसमें रीडिंग व्यू हुआ, और जो हम लोग प्रिंट करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, इन सब व्यूज के बारे में डिटेल दे रखी होती है। और ये है जूम कंट्रोलर। जूम कंट्रोलर यानी हम लोग इस डॉक्यूमेंट को कितना जूम कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को 10% मिनिमम और मैक्सिमम 500% तक जूम कर सकते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है हम उस चीज़ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते तो वो हमें कैसी दिखाई देती है, तो वो हमें जूम जो उसका जो जूम लेवल होता है बाय डिफ़ॉल्ट होता है 100%। अब कई एग्जाम में ये बाय डिफ़ॉल्ट पे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि अगर हम लोग किसी डॉक्यूमेंट को अगर सेव नहीं करें तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम क्या दिखाता है, अगर हम किसी डॉक्यूमेंट का नाम नहीं दें तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम क्या दिखाता है, डॉक्यूमेंट 1। ऐसे ही करके बाय डिफ़ॉल्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ कितनी होती है,
और ऐसे करके खूब सारे क्वेश्चन हमने इनमें इन्वॉल्व कर रखे हैं। बाय डिफॉल्ट पे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। अब हम लोग इनकी एक एक टैब के बारे में हम लोग सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले फाइल के बारे में, फिर होम, इंसर्ट, ड्रॉ, उसमें क्या क्या ये ऑप्शंस दे रखे हैं। और उसमें से मैंने हालांकि पीडीएफ में सारी चीज़ें लिख रखी हैं, पर मैं आपको पढ़ाते टाइम बता दूंगी कि इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि नए स्टूडेंट के लिए ये सारी चीज़ें रटना बहुत मुश्किल है। अब देखो टाइटल बार। टाइटल के नाम से ही आपको पता होगा कि टाइटल बार का क्या यूज है। टाइटल बार एमएस विंडो में सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? टाइटल बार, जिसमें क्या दिखाता है? डॉक्यूमेंट का शीर्षक या फिर उसका नाम प्रदर्शित होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या चीजें होती हैं। देखो टाइटल बार में और ऊपर क्या क्या दिखाता है, ये हमने देख लिया कि टाइटल बार में डॉक्यूमेंट का नाम दिखाएगा। उसके बाद में और अदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं, जैसे हम लोग वो फोटो वापस ऊपर देखें तो एक होता है क्विक एक्सेस बार। क्विक एक्सेस क्वेश्चन आ जाए कि क्विक एक्सेस बार में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो क्विक एक्सेस बार में ऑप्शन होते हैं सेव, अंडू और रीडू का। आपके पास ये क्विक एक्सेस बार का पहले काफ़ी क्वेश्चन आते थे इसमें कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन क्विक एक्सेस बार में नहीं होता। तो सेव, अंडू और रीडू ये होते हैं क्विक एक्सेस बार। हमें तुरंत कुछ करना हो, हम लोग कुछ काम कर रहे हो और हमें उठ के जाना हो, यहाँ से सेव का निशान होता है, उस पर क्लिक कर दो, तो वो क्विक एक्सेस बार में हमारे पास ये 3 ऑप्शन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन होता है, उसको बोलते हैं ऑप्शन या विंडो बटन। ऑप्शन या विंडो बटन में क्या होता है? इसमें 3 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। जैसे एक तो ये निशान होता है, एक ये होता है और एक ये होता है। ये हमारे पास 3 ऑप्शन है क्विक एक्सेस ऑप्शन या विंडो बटन में। अब इनका क्या यूज है? जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँ और मुझे कुछ याद आ गया हो कि मुझे किसी दूसरे एप्लीकेशन में कोई काम करना है, तो मैं इस पे अगर क्लिक कर दूंगी इस निशान पे, तो ये विंडो मिनिमाइज होके यहाँ एक छोटे से रूप में दिखाने लग जाएगी और मैंने दूसरे जो भी काम करना था वो कर लिया। फिर अगर मैं वापस इस पे क्लिक कर दूंगी तो ये विंडो वापस स्टोर हो जाएगी, ये हमें वापस दिखाई देने लग जाएगी। कई बार कंप्यूटर पे काम करते हैं तो करते करते, जैसे यहाँ मैंने कोई एक्सेल की फाइल खोल ली, फिर मुझे कोई काम आ गया वर्ड पे, उसकी फाइल खोल ली, फिर मैं क्रोम पे कुछ करने लग गई, उसके बाद में मैंने कुछ और फाइल खोल ली, ऐसे करके खूब सारी यहाँ पे फाइल्स ओपन कर रखी हैं। अब मुझे कोई भी अगर यूज़ करना हो, मैंने यहाँ क्लिक किया, वो फाइल खुल गई। मान लो यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट की फाइल थी, यहाँ पे कोई एक्सेल की फाइल है, यहाँ पे कोई पीपीटी है और यहाँ पे मैंने क्रोम खोल रखा है, तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूँगी वो विंडो रीस्टोर हो जाएगी। और ये होता है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, या फिर जैसे ये इस पे क्लिक करेंगे तो विंडो पूरे पेज पे ना खुल के इतने पेज पे खुलेगी, और वापस इसी पे क्लिक करेंगे तो वो पूरे पेज पे रीस्टोर हो जाएगी। तो कुछ लोग तो इसमें बताते हैं कि 4 कमांड होती हैं और कुछ मानते हैं कि इसमें 3 कमांड होती हैं। ये मैक्सिमाइज और रीस्टोर को कुछ एक ही कमांड मानते हैं, तो आप वहाँ पे ऑप्शन देख लेना। एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा कि वो आपको सारे ऑप्शन इसी से रिलेटेड दे देगा। ठीक है, कुछ लोग मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज और रीस्टोर को एक ही चीज मानते हैं कि मिनिमाइज और क्योंकि ये निशान भी 3 ही है, जैसे ये, तो वो ये मानते हैं कि 3 ही बटन है, तो आपको भी ये एक बार 3 के रूप में ही करना है। ये क्रॉस का मतलब होता है क्लोज, जैसे मैं यहाँ काम कर रही हूँ और फिर मैंने इस निशान पे क्लिक किया, करते ही डॉक्यूमेंट सारा बंद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो, जैसे मैंने आपको वो ऊपर बताया कि वो ऊपर जैसे सारी चीजें, फाइल, फिर होम, उसके बाद में जैसे दे रखा था इंसर्ट का, इंसर्ट, व्यू, ड्रॉ, रेफरेंस, ये सारी चीजें दे रखी थी। इन सबको बोलते हैं रिबन। आप ये मान लो कि वो चीजें रिबन की तरह है, रिबन जैसे लंबा होता है वैसे वो सारी चीजें एक साथ क्या कहलाएंगी? रिबन। उसके अंदर क्या होते हैं? टैब्स। टैब्स क्या होते हैं? जैसे होम को क्या कहेंगे? होम टैब, इंसर्ट टैब।
तो इनके आगे टैब लगाएंगे, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सब लगाएंगे। उसके बाद में उसके अंदर होते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि ग्रुप्स किनको कहेंगे। जैसे यहाँ पे होम टैब खुला था, जैसे ये होम टैब खुला हुआ है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे क्लिपबोर्ड एक ग्रुप है, फिर फॉन्ट एक ग्रुप है, फिर पैराग्राफ एक ग्रुप है, फिर स्टाइल एक ग्रुप है, फिर एडिटिंग एक ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर फिर अलग अलग टूल्स है। जैसे फॉन्ट एक अलग ग्रुप है, और उसके अंदर क्या क्या टूल्स है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारे एक अलग टूल्स हैं। तो आप ये देख लोगे कि सबसे पहले क्या होता है, रिबन। रिबन में क्या होती हैं, टैब्स। टैब्स में क्या होते हैं, ग्रुप्स। ग्रुप्स में क्या होते हैं, अलग अलग टूल्स। टूल टिप्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि माउस का अगर हम लोग कर्सर यहाँ पे, जैसे वो बोल्ड का निशान दे रखा था या फिर इटैलिक का निशान दे रखा था, और उस पर क्लिक करने की बजाय मैं सिर्फ कर्सर को उसके ऊपर उस पॉइंट को लाके छोड़ दूँ, तो वो उसके बारे में हमें सारी डिटेल्स बताएगा कि ये क्या है इसमें। अगर उसकी कोई शॉर्टकट की है तो वो उसके बारे में भी हमें बताएगा। तो उसको क्या बोलते हैं, टूल टिप। क्वेश्चन आ जाए किसी टूल या किसी टूल पर कर्सर को ले जाने पर के बाद उस टूल का जो डिस्क्रिप्शन हमें दिखाता है, उसको कहते हैं टूल टिप। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो MS वर्ड है, जो उसके अंदर जो टैब्स दे रखे हैं, उनके बारे में हम लोग एक एक करके सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहला देखो, सबसे पहले हमारे पास फाइल टैब। अब ये यहाँ पे मैंने शॉर्ट में सारी चीजें लिख रखी हैं कि फाइल टैब में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, होम में कौन कौन से होते हैं। अब मैंने होम के सामने ब्रैकेट में डिफॉल्ट लिख रखा है। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने आपको बाय डिफॉल्ट का मतलब बता दिया कि ये होता है अगर हम लोग उसमें कोई छेड़खानी नहीं करें तो वो इंटरफेस ओपन होते ही हमें कैसा दिखाई देगा, तो वो होता है बाय डिफॉल्ट। तो हम लोग अगर MS वर्ड को ओपन करें तो बाय डिफॉल्ट जो होम जो टैब है वो हमें खुला हुआ दिखाई देगा। जैसे मैंने आपको ऊपर वो जो फोटो इंसर्ट कर रखी थी, उसमें मैंने आपको दिखाया, उसमें बाय डिफॉल्ट होम जो टैब है वो खुला हुआ है। अब इसमें सारी चीजें दे रखी हैं कि होम में क्या क्या चीजें हैं, डॉक्यूमेंट ओपन करना, सेव करना, प्रिंट करना, एक्सपोर्ट करना, ETC ऑप्शंस हमारे पास दिखाई देंगे। उसके बाद में इंसर्ट होम टैब में क्या क्या होता है, क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, स्टाइल टूल्स होते हैं, पैराग्राफ होता है। फिर पैराग्राफ में भी हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है, फॉन्ट में हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है। उसके बाद इंसर्ट टैब है। इंसर्ट में क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे टेबल, पिक्चर, शेप्स, चार्ट, ETC। उसके बाद में जैसे कोई ये ड्रॉ टैब है, ड्रॉ टैब में क्या क्या होगा, पेन, हाइलाइटर, ड्राइंग टूल्स, ये सारे हमारे पास ड्रॉ टैब में होंगे। डिज़ाइन टैब में कौन कौन से ऑप्शन हैं, ये सारी चीज़ें हमें मैंने ये सारी चीज़ें अलग अलग में लिख रखी है कि डिज़ाइन में क्या क्या है, थीम्स। कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है कि क्लिप बोर्ड निम्न में से कौन से टैब का ऑप्शन है, तो उसमें फाइल, इंसर्ट, होम या फिर ड्रॉ दे रखा हो तो आप लोग क्लिक कर सकते हो कि ये होम टैब का टूल है। ठीक है, अब हम लोग एक एक टूल और उनके बारे में सारी चीजें देखेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग ये देखो, यहाँ पे व्यू में दे रखा है, ये चीजें मैं आपको और बता देती हूँ। ये छोड़ो, ये मैंने आपको जो बार्स थी, स्क्रॉल बार और रूलर बार, इसके बारे में बता दिया था। एक बार यहाँ भी देख लेते हैं। स्क्रॉल बार क्या होती है, डॉक्यूमेंट का मूवमेंट करवाने के लिए। जैसे अगर मैं जो MS वर्ड ओपन करूंगी तो एक तो यहाँ पे ऐसी स्केल सी बनी हुई होगी, ऐसे बना हुआ होगा। एक यहाँ ये बॉटम में बना हुआ होगा, ऐसे बना हुआ होगा। जैसे मैंने खूब सारे पेज टाइप कर लिए, एक पेज हो तो उसको तो मूव की जरूरत नहीं है, बहुत सारे पेज मैंने टाइप कर लिए, तो मैं कर्सर को यहाँ लाऊंगी और इसको ऊपर नीचे मूव करवा सकती हूँ। आप स्क्रॉलिंग से देख लो, हम लोग फोन स्क्रॉल करते हैं, वैसे ही आप स्क्रॉल बार को याद रख लोगे कि ये हमारे राइट साइड में और नीचे यानी बॉटम में होती है। दो स्क्रॉल बार होती है, एक तो राइट साइड में, एक हमारे बॉटम में होती है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं रूरल बार।
रूरल बार भी दो ही होती हैं, एक तो होगी टॉप में, यहाँ होती है, वो एक स्केल सी थी मैंने आपको दिखाया था वो, और एक होती है यहाँ लेफ्ट साइड में। तो रूरल बार और स्क्रॉल बार आपको समझ में आ गया होगा। रूरल बार एक तो लेफ्ट बार लेफ्ट में होगी और एक होगी टॉप में। जो लेफ्ट में होगी उसका यूज क्या है, लेफ्ट में होगी वो उसका यूज है टॉप और जो बॉटम मार्जिन है उसको निर्धारित करना। जैसे यहाँ पे कोई रूरल दे रखी हो हमें, जैसे हम लोग इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये किस में मार्जिन निर्धारित कर रही है, लेफ्ट में। जो लेफ्ट में जो मार्जिन है वो टॉप में, और यहाँ पे करेंगे तो किस में मार्जिन निर्धारित कर रही है, बॉटम में। और जो टॉप पर रूरल बार है मान लो यहाँ पे है, तो वो किसका निर्धारित कर रही है, वो यहाँ पे करेगी लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे क्या करेगी, राइट साइड के जो मार्जिन का निर्धारण। तो लेफ्ट में है वो करेगी टॉप और बॉटम का, और जो टॉप पर है वो करेगी लेफ्ट और राइट का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि बाय डिफॉल्ट टैब साइज क्या होती है। टैब मैं आपको बता देती हूँ टैब क्या होता है। टैब हमारे कीबोर्ड में एक बटन होता है टैब का। हम लोग किसी भी पैराग्राफ में स्पेस दे रहे हो तो स्पेस पे क्लिक करते हैं तो वो एक एक पॉइंट आगे खिसकता है। वैसे ही टैब में हम लोग अगर टैब पे क्लिक करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट टैब की साइज होती है 0.5 इंचेस। मतलब एक बार टैब पे क्लिक करेंगे तो वो 0.5 इंचेस खिसकेगा। तो इसको हम लोग मैन्युअली इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी अगर क्वेश्चन आता है तो लगभग बाय डिफ़ॉल्ट पे ही आता है कि बाय डिफ़ॉल्ट टैब की जो साइज़ है वो क्या होती है, तो 0.5 हमारे कीबोर्ड पे टैब का बटन होता है जो एक पर्टिकुलर स्पेस पे हमें लेके जाता है। तो वो जैसे हमने एक बार टैब दबाया तो वो 0.5 खिसका। वही अगर हम लोग जो टैब है उसी की तरह हमारे स्पेस का बटन, जो सबसे लंबा जो बटन होता है वो स्पेस बार होता है, तो उस पर क्लिक करते हैं तो वो एक एक पॉइंट खिसकता है। जैसे एक बार क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ है, एक बार दबाएंगे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और टैब होता है वो एक साथ 0.5 इंचेस खिसकता है। ठीक है, उसके बाद में देखो पैराग्राफ मार्जिन। पैराग्राफ मार्जिन क्या है, और ये कितने प्रकार का होता है देखो। पैराग्राफ मार्जिन होता है 4 तरीके का। अब पैराग्राफ मार्जिन जैसे हम लोग कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हम लोग जैसे कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो जैसे यहाँ तक हम लोगों ने कुछ भी लाइन लिखी, फिर हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से स्टार्ट किया, तो इन सबको सेट करने के लिए यूज होता है पैराग्राफ मार्जिन का। अब इसको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं हम लोग। फर्स्ट लाइन इंडेंट, फिर है लेफ्ट मार्जिन, उसके बाद है हैंगिंग इंडेंट, फिर है राइट मार्जिन। बाय डिफॉल्ट होता है हमारे पास लेफ्ट मार्जिन। अब देखो फर्स्ट लाइन इंडेंट मतलब यहां से पैराग्राफ सेवा में श्रीमान ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा। उसके बाद में लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन होता है हमारे लेफ्ट साइड में स्पेस दे रखा हो और वो यहां से ऐसे लिखना स्टार्ट करें। उसके बाद है हैंगिंग इंडेंट। अब लेफ्ट मार्जिन की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+M है, और जो हैंगिंग इंडेंट है, अब हैंगिंग इंडेंट की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+T है। अब आप मार्जिन तो याद रख लोगे कि आपके क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से लेफ्ट मार्जिन की शॉर्टकट की क्या है। अगर सिर्फ ये आ जाए कि मार्जिन की कौन सी है तब तो अगर Ctrl+M दे रखा हो तो आप कर दोगे। लेफ्ट मार्जिन दे रखा हो तो और Ctrl+M दे रखा हो और आपके पास ये चारों मार्जिन दे रखे हो तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन होता है, तो इसीलिए इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+M। उसके बाद में हैंगिंग इंडेंट, इसको आप कैसे याद रखोगे। मान लो ये कोई लकड़ी है और इस पे ये हैंग यानी लटका हुआ है, ऐसे आप याद रख लोगे कि हैंगिंग इंडेंट शॉर्टकट की क्या है Ctrl+T। अब हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, जैसे ये लाइन यहाँ ऐसे लिखी हो, फिर सारी चीजें ऐसे लिखी हो पैराग्राफ में, ये होता है हैंगिंग इंडेंट। फिर है राइट मार्जिन, जैसे मान लो ये एक पेपर था, ये पूरा पेपर था, इसमें यहाँ लेफ्ट में मार्जिन है, सारी चीजें राइट में लिखी हुई है। वैसे ही राइट मार्जिन क्या होता है, ये कोई पेपर है, सारी चीजें लेफ्ट में लिखी हुई हो और राइट में उसमें मार्जिन दे रखा हो, वो क्या होता है राइट मार्जिन।
तो आपसे पैराग्राफ मार्जिन के प्रकार पूछ ले तो 4 होते हैं, लेफ्ट राइट, फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। ठीक है, और ये यहाँ नोट में ये लिख रखा है कि कंट्रोल प्लस क्यू, क्यू का मतलब होता है क्विट, मतलब किसी चीज को छोड़ देना। हम लोग मान लो पैराग्राफ मार्जिन में बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट करके और मार्जिन सेट करते हैं। अगर हमें ऐसे हो कि एक एक को हटाना पड़े, या फिर हम लोग कंट्रोल प्लस क्यू करके उसको एक साथ हटा सकते हैं। तो कंट्रोल प्लस क्यू करते ही क्विट पैराग्राफ मार्जिन। अब देखो स्टेटस बार, स्टेटस बार में क्या होगा? स्टेटस बार होती है डॉक्यूमेंट के सबसे नीचे, उसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शन होंगे वो देख लो। स्टेटस बार डॉक्यूमेंट की जानकारी होती है, यहाँ पे स्टेटस बार होता है, यहाँ पे स्टेटस बार होता है, और उसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट की सारी जानकारी दे रखी होती है। यहाँ पे होगा, सबसे नीचे स्टेटस बार होगा और उसमें हमारे पास डॉक्यूमेंट की सारी जानकारी दे रखी होगी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे वो जो सबसे पहला हमने जो इंटरफेस देखा था वो इसी के लिए देखा था कि उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको मोटा मोटी बता दी थी कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ होती है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने वो जूम लाइन देखी थी कि 10% से 500% और बाय डिफ़ॉल्ट 100%। उसके अलावा क्या होता है, व्यू बार। व्यू बार में क्या दे रखा होता है, मैंने यहाँ पे देखो एक निशान थे जिसमें एक बुक ऐसे खुली हुई है, ये डॉक्यूमेंट है, एक ऐसे खुला हुआ है और उस पे यहाँ पे एक निशान बना हुआ है, और एक जैसे हमारी नोटबुक खुलती है वैसे खुला हुआ है। ऐसे करके हमारे पास ऑप्शन थे। तो जो बुक की तरह खुला हुआ है मतलब हम लोग बुक पढ़ते हैं। मान लो कि एक बुक है, ये बुक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे तो ये कैसे खुली हुई होगी, बीच में से ऐसे और ऐसे दिखाई देगा। तो ये होता है हमारा रीड मोड। उसके अलावा है प्रिंट लेआउट। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्रिंट लेआउट। ये है प्रिंट लेआउट, मतलब हम अगर कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है कि हम लोग इसका प्रिंट हार्ड कॉपी निकालेंगे। तो बाय डिफॉल्ट ओपन होता है प्रिंट लेआउट, ना कि रीड मोड। फिर है वेब लेआउट। वेब लेआउट जैसे ये डॉक्यूमेंट है और इसके यहाँ पे एक ग्लोब का निशान बना हुआ होता है, ये होता है वेब लेआउट। उस साइड जूम बार होती है जो 100 से 500% तक होती है और बाय डिफॉल्ट होती है 100%। अब हम लोग इससे आगे देखेंगे फाइल टैब। फाइल टैब का ये फाइल टैब है। फाइल टैब देखो, फाइल टैब पे क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास खुलते हैं, ये ऑप्शन खुलते हैं, ये सारे हैं होम पेज के ऑप्शन। फाइल टैब पे क्लिक करने पे ये ऑप्शन खुलते हैं। अब देखो फाइल टैब में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होंगे। अब आपको वैसे याद रखना बड़ा मुश्किल है कि कौन कौन से, हम लोग एक एक उसको याद नहीं रख सकते। तो आप इसको रिलेट कर लेना कि फाइल होती है, सबसे पहले हम लोग फाइल खोलेंगे, उसके बाद हमें क्या करेंगे, या तो हम लोग न्यू फाइल पे काम करना चाहेंगे या हम लोग पहले से कोई फाइल है उसको ओपन करना चाहेंगे। उसके बाद क्या है, जैसे हमें कोई सेव करना हो, सेव एज मतलब होता है कि जो हमने पहले से कोई फाइल सेव कर रखी हो और हमें उसका नाम या उसका स्थान वो चेंज करना हो तो होता है सेव एज। उसके बाद हमें कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट देना हो या शेयर करना हो, एक्सपोर्ट करना हो, या डॉक्यूमेंट जो खोल रखा है उसको क्लोज करना हो, ये सारे ऑप्शन होते हैं फाइल टैब के। अब आप इसको याद कैसे रखोगे कि मान लो होम टैब है हमारे पास, होम में न्यू का ऑप्शन नहीं आ सकता क्योंकि न्यू हम लोग नई फाइल खोलना चाहते हैं। तो फाइल का ऑप्शन हुआ, नई फाइल का हुआ, कोई पुरानी ओपन करनी है उसका हुआ, सेव करना हो, सेव एज हो, प्रिंट हो, शेयर हो, इन सब के ऑप्शन आते हैं सेव जो टैब होती है उसके अंदर, उसके टूल्स आएंगे। अब देखो हम लोग इसके एक एक टूल के बारे में सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले है सेव, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एस,
जो कि मतलब इजी है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते। Ctrl+S का मतलब है सेव करना। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए Ctrl+S दबा दो, या फिर फाइल टैब में हमारे पास सेव का ऑप्शन है, उस पर आप अगर क्लिक करेंगे तो फाइल सेव होगी। उसके लिए फिर हमें आगे क्या करना होता है, जैसे हमने सेव पे क्लिक किया तो वो मांगेगा आपको फाइल का नाम क्या रखना है, फाइल की लोकेशन क्या रखनी है, और फाइल किस टाइप की है। अब क्वेश्चन किस पे पूछते हैं वो देखो। MS वर्ड में जो बनाई गई फाइल है वो हमें बाय डिफॉल्ट कौन से फोल्डर में मिलेगी। हम चाहें तो उसका फोल्डर चेंज कर सकते हैं। मान लो मुझे कोई फाइल है वो डेस्कटॉप पे सेव करनी है, तो मैं उसको डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकती हूँ, या फिर मुझे और कहीं कोई भी लोकेशन हो वहाँ सेव करनी हो तो मैं वहाँ सेव कर सकती हूँ। पर क्वेश्चन क्या पूछता है कि बाय डिफॉल्ट फाइल कहाँ सेव होती है, तो बाय डिफॉल्ट होती है माई डॉक्यूमेंट में जाके सेव होती है। हमारे पास जब ओपन करते हैं तो उसमें खूब सारे ऑप्शन आते हैं, डाउनलोड्स में अलग अलग फोल्डर्स बने होते हैं, उन फोल्डर्स में सब फोल्डर होते हैं, उनमें फाइल्स होती हैं, तो हम जहाँ चाहे वहाँ उसको सेव कर सकते हैं। पर अगर बाय डिफॉल्ट पूछे, हम लोग कोई लोकेशन नहीं दे रहे, सिर्फ फाइल का नाम टाइप किया और सेव पे क्लिक कर दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट सेव होगी माई डॉक्यूमेंट जो फोल्डर होता है उसमें जाके। तो जैसे ही हम लोग सेव पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल का नाम पूछेगा, फाइल की टाइप हो वो आप सेव कर सकते हो, या फिर लोकेशन आप अपने अनुसार कर सकते हो कि ये कहाँ पे जाके सेव होनी चाहिए। तो ये सारी चीज आप कर सकते हो। उसके बाद में है सेव एज। सेव एज जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया, सेव एज का मतलब होता है कि हमने कोई फाइल पहले से सेव कर रखी हो। मान लो हमने ये फाइल ICT के नाम से सेव कर दे रखी है, फिर हमें दिमाग में आया कि इसको ICT नहीं सेव करके ICT के अनुप्रयोग नाम से सेव कर देते हैं। तो हमने पहले सेव कर रखा था और हमें अब उसका नाम, स्थान या फिर फाइल का अगर टाइप बदलना है तो हम लोग करेंगे सेव एज। इसके लिए शॉर्टकट की होती है F12 है। नॉर्मली सेव करने के लिए Ctrl+S। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सेव एज के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है और उसमें Ctrl+S दे रखा हो, F12 दे रखा हो, बाकी कोई अदर ऑप्शन दे रखे हो, तो क्या आंसर आ जाएगा F12 का मतलब है सेव एज। फाइल का कोई नाम बदलना हो, स्थान बदलना हो, या फिर फाइल की हमें टाइप यानी वो किस नेचर की फाइल है वो बदलनी हो, तो उसके लिए सेव एज ऑप्शन का यूज होता है। उसके बाद ऑप्शन है ओपन का। ओपन मतलब हम लोग ओपन किसको करेंगे, मान लो हमारे पास बुक्स है, 10-12 बुक है, हम लोग ओपन कौन सी बुक करेंगे, जो हमारे पास पहले से हैं उनको तो ओपन करेंगे। ऐसे थोड़ी दुकान पे कोई बुक पड़ी हो हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं। तो ओपन O से स्टार्ट होता है, Ctrl+O इसकी शॉर्टकट की है। पहले से सेव की गई फाइल को ओपन करने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। उसके बाद क्या, क्लोज का मतलब आपको पता ही है, मतलब कमांड को बंद करना। अब इसकी शॉर्टकट की है W क्यों, W आप ऐसे याद रख सकते हो, क्लोज का एक इंग्लिश में मीनिंग भी होता है वाइंड अप करना। वाइंड अप यानी किसी चीज को बंद कर देना। इस कमांड का उपयोग जो वर्तमान में हमने जो डॉक्यूमेंट, कोई फाइल, मान लो मैंने ये फाइल वर्ड में खोल रखी हो, अभी तो ये PDF फॉर्मेट में है और वर्ड में खोल रखी हो, और मैं वहां पे फाइल टैब ओपन करती हूँ, फाइल में मैं क्लोज पे अगर क्लिक करती हूँ तो जो मैंने ये डॉक्यूमेंट खोल रखा है वो बंद हो जाएगा। जैसे इसकी शॉर्टकट की यहाँ पे ये जो रेड कलर में क्रॉस का सिंबल है, ये भी क्लोज के लिए है, ठीक है। उसके बाद में क्या है इन्फो का मतलब क्या है, इन्फो होता है इंफॉर्मेशन की शॉर्ट फॉर्म। ये जो वर्तमान में जो डॉक्यूमेंट हमने खोल रखा है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सारी हमें इन्फो में दिखाई देंगी। उसके बाद क्या है रिसेंट का मतलब है रिसेंटली खोली गई डॉक्यूमेंट फाइल की सूची ये प्रदर्शित करता है। अब जो सबसे ऊपर जो कमांड था न्यू यानी अगर हमें कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना हो तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N। सबसे पहले यही था न्यू, उसके बाद ओपन था, फिर है प्रिंट की शॉर्टकट की है Ctrl+P। कोई भी डॉक्यूमेंट हम जैसे ये डॉक्यूमेंट मैंने खोल रखा है, Ctrl+P दबाऊंगी तो प्रिंट के लिए मेरे पास कमांड ओपन हो जाएगी।
उसके बाद क्लोज, कंट्रोल प्लस W, और इसकी एक और शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F4। मैंने कंट्रोल प्लस F4 आपको पहले भी बताया है कि अगर मैं कंट्रोल प्लस F4 दबाती हूँ तो जो भी मेरा करंट में जो डॉक्यूमेंट ओपन है वो बंद हो जाएगा। और अगर मेरा करंट में कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं है और फिर भी मैं कंट्रोल प्लस F4 दबाऊंगी तो कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा, अगर Alt प्लस F4 दबाते हैं तो एग्जिट होके जो पूरा जो वर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो सारा बंद हो जाएगा। उसके बाद हमें टेम्पलेट्स के बारे में पूछता है। टेम्पलेट्स क्या होती हैं? टेम्पलेट्स होती हैं बने बनाए डॉक्यूमेंट। मतलब बने बनाए डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास मान लो कि मुझे वर्ड में कुछ कोई क्रिएटिव डॉक्यूमेंट बनाना हो और मेरे दिमाग में वो चीज़ें नहीं आ रही कि मैं कैसे बनाऊं, डॉक्यूमेंट कैसा दिखना चाहिए, कैसे स्टार्ट हो, तो उसके लिए होते हैं टेम्पलेट्स, यानी बने बनाए डॉक्यूमेंट्स। इस टेम्पलेट्स में खूब सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को ऐसे भी बना सकते हो, इस डॉक्यूमेंट को आप कोई भी, जैसे उसमें कलर्स वगैरह सारी चीज़ें दे रखी होती है, वो पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट होता है। हम लोग उस पर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, फिर हम लोग अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो उसमें पहले से जो एडिटिंग की हुई है वो हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएंगी, हमें खुद से ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें थी हमारी फाइल टैब के बारे में। अब हम लोग देखेंगे होम टैब। होम टैब में क्या है? बाय डिफॉल्ट जो टैब ओपन होके, जैसे ही हम लोग MS वर्ड पे क्लिक करते हैं और जो टैब ओपन होता है रिबन में, जो होम टैब है ये हमें ओपन मिलता है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? जैसे हम लोगों ने फाइल टैब में याद रखा कि हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे तो या तो हम लोग नई फाइल बनाना चाहेंगे या पहले से ओपन जो फाइल है उसको खोलना चाहेंगे। कोई फाइल खुली हुई है उसको सेव करना हो, सेव एज करना हो, प्रिंट आउट निकालना हो, उसको क्लोज करना हो, ये सारे ऑप्शन हमारे पास फाइल टैब में हैं। अब होम टैब में क्या ऑप्शन होंगे? बाय डिफॉल्ट होम टैब ओपन होता है। अब वो बाय डिफॉल्ट ओपन है, इसका मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट मतलब नॉर्मली हमारे पास कौन कौन सी, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता होगी, वो सारी चीज़ें होती हैं होम टैब में। अब होम टैब में अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। ग्रुप का मतलब ये है, जैसे ये यहाँ पे क्लिप बोर्ड बना हुआ है। क्लिप बोर्ड का मतलब क्या है? क्लिप बोर्ड में हमारे पास ऑप्शन होते हैं कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट के, और फॉर्मेट है उसको वैसा का वैसा कॉपी करने का। जैसे हम लोग अब उसके बाद में है फॉन्ट टैब। फॉन्ट जो ग्रुप है वो, इसमें क्या क्या ऑप्शन है? फॉन्ट मतलब है कि हमारा वो अक्षर है उसकी साइज क्या होगी, उसका कलर क्या होगा, उसका बैकग्राउंड क्या होगा, ये वो बोल्ड होगा या नॉर्मल होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन करनी है। मतलब जो नॉर्मल हम लोग टाइप कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो जो हमें सुविधाएं चाहिए वो हमारे पास मिलती हैं फॉन्ट ग्रुप में। फिर ग्रुप है पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब ये है कि मान लो मैंने पूरा डॉक्यूमेंट टाइप कर लिया, उसमें 20-25 एक पैराग्राफ्स हैं। अब मुझे जैसे उनको कैसे सेट करना है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन होंगे? उसमें हमें कोई ऐसे नंबरिंग देनी हो मान लो, या फिर बुलेट्स लगाने हो। बुलेट्स का मतलब होता है कि ऐसे निशान बनाने हो। मैं आपको आगे अगर कहीं आएंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि ये बुलेट्स होते हैं। नंबरिंग का आपको पता ही है कि ये नंबरिंग होती है। ये सारी चीजें होती हैं पैराग्राफ ग्रुप में। फिर है अपना स्टाइल ग्रुप। स्टाइल का मतलब है, ये स्टाइल दे रखी हूं कि हमें डॉक्यूमेंट कौन से स्टाइल में चाहिए। इसमें खूब सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास उस डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए। ऐसे सारे टैब्स को हम लोग, होम जो टैब है उसमें जो सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, सारे जो टूल्स दे रखे हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे। और जो जो टूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता दूंगी, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे टैब्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, आपको भी याद रखना पॉसिबल नहीं है। जो रेगुलर काम करते हैं
उनके लिए भी उनको याद रखना मुश्किल है। तो मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगी जो या तो किसी एग्जाम में आई हो या फिर एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी हो। सबसे पहले हम लोग क्लिपबोर्ड की बात करेंगे। क्लिपबोर्ड बहुत सी एग्जामों में पूछा गया है कि क्लिपबोर्ड क्या है। क्लिपबोर्ड जो ग्रुप होता है उसमें कौन कौन से हमारे पास टैब्स, कौन कौन से हमारे पास टूल्स होते हैं। जैसे क्लिपबोर्ड में कौन कौन से टूल होते हैं, मैं आपको एक बार क्लिपबोर्ड की फोटो वापस दिखा देती हूँ। ये क्लिपबोर्ड है। अब इसमें क्या क्या टूल्स है हमारे पास, ये कट करने का, ये पेस्ट करने का, कॉपी करने का, ये सारे टूल्स हमारे पास हैं। और फॉर्मेट कॉपी करने का। फॉर्मेट कॉपी का मतलब होता है कि मैंने मान लो एक पैराग्राफ, ये बहुत मेहनत से कोई पैराग्राफ बनाया और उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने इसको अलग कलर से दिखाया, फिर यहाँ पे बैकग्राउंड अलग किया, फिर अलग से स्पेसिंग की, उसके बाद कोई और पैराग्राफ है। अब मुझे ये चाहिए कि मेरे को ऐसा का ऐसा उस पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग चाहिए, तो मैं वापस सारा काम एक एक नहीं करके और मैं पूरा जो फॉर्मेट है उसको भी कॉपी कर सकती हूँ। तो ये सारे हैं क्लिपबोर्ड के ऑप्शन। देख लो एक बार, कट व कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को, आपसे क्वेश्चन पूछ ले, कट व कॉपी किए गए ऑब्जेक्ट को अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में सेव किया जाता है। हम लोगों ने कोई डॉक्यूमेंट है उसको या तो कॉपी कर लिया या उसको कट कर लिया। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई टेक्स्ट हो सकता है। उसको कट या कॉपी करने के बाद वो अस्थायी रूप से कहाँ सेव होता है, तो आंसर आ जाएगा क्लिपबोर्ड। और इनमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं कट करने के लिए, आपको पता है कैंची का निशान के तौर पे आप इसको याद रख सकते हो कि Ctrl+X का मतलब है कट करना। इसके माध्यम से हम लोग जो भी कोई सेलेक्ट किया, मान लो मैंने यहाँ पे माउस का कर्सर लाके और ये इतना मैंने सेलेक्ट किया और इसको Ctrl+X कर दिया, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, फिर वो क्लिपबोर्ड में अस्थायी रूप से सेव हो जाएगा। फिर मान लो मुझे ये चीज़ कि इनके माध्यम से मैंने ये यहाँ कट किया और मुझे ये चीज़ यहाँ चाहिए, तो मैं यहाँ पे लाके Ctrl+V कर दूंगी, तो वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी और कट की गई चीज़ें अस्थायी रूप से क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएंगी। उसके बाद हमें जहाँ चाहिए वहाँ हम लोग उसको पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+C। इसके माध्यम से हम लोग, मान लो यहाँ से तो मैंने कट किया, जैसे मैंने इसको यहाँ तक सेलेक्ट किया और फिर Ctrl+X दबाया, तो ये चीज़ यहाँ से गायब हो जाएगी। और फिर मान लो मुझे यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे कर्सर लाके फिर यहाँ पे Ctrl+V कर दूंगी, तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। फिर मान लो मुझे ये लाइन कट नहीं करके मुझे यहाँ भी चाहिए और यहाँ भी चाहिए, तो मैं इसको कट करने की बजाय मैं यहाँ पे कर्सर लाऊंगी और इसको इतना सेलेक्ट करूंगी और उसको Ctrl+C करते ही ये कॉपी हो जाएगा। फिर यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, अब देखो पेस्ट की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+V। आप इसको ऐसे मेहंदी की कोन की तरह भी याद रख सकते हो कि मेहंदी की कोन को क्या करते हैं हम लोग, पेस्ट करते हैं। तो Ctrl+V यानी पेस्ट। वैसे इजी है ये शॉर्टकट कीज, कुछ एक हार्ड शॉर्टकट कीज आएगी, मैं उनको बार बार रिवाइज भी करवा दूंगी और मैं आपको बता भी दूंगी। जैसे पिछली बार एग्जाम में Ctrl+ इक्वल की शॉर्टकट की पूछ रखी थी, वैसे ऐसी शॉर्टकट कीज हमारे पास आगे जैसे जो भी सामान्य रूप से ऐसे तो बहुत ज़्यादा है शॉर्टकट कीज, हम लोग सारी ना करके जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो सारी मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी। अब देखो इससे आगे फॉर्मेट पेंटर देखते हैं। जैसे मैंने आपको समझा दिया कि फॉर्मेट पेंटर का यूज़ किसके लिए होता है, कि मैंने यहाँ पे कोई बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर रखी हूँ और फिर मुझे ये चाहिए कि मैं आगे जो पैराग्राफ है उसमें मुझे सेम की सेम फॉर्मेटिंग चाहिए, तो मैं एक एक चीज़ें अप्लाई ना करके उसको सेलेक्ट करूँगी। जैसे हम लोग एक चीज़ आप ये याद रखोगे, ये बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए उपयोगी होगा। मान लो कोई सिमिलर सी जो कार्य है, जैसे Ctrl+C यानी कॉपी करना, और फॉर्मेटिंग को हम लोग कॉपी कर रहे हैं, तो Ctrl+Shift+C का यूज़ करके हम लोग
उस चीज को कॉपी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। तो शिफ्ट का यूज होता है जो सिमिलर सी जो चीजें हो रही हो, जैसे कॉपी और फॉर्मेटिंग को कॉपी, ये दो थोड़ी सिमिलर सी चीजें हैं, तो इसके लिए एक बहुत अलग शॉर्टकट की ना होके कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी हो जाएगा। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि पीछे एक एग्जाम में, आपकी जो रीट एग्जाम में है, उसमें कंट्रोल प्लस इक्वल का दे रखा था। ये सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट कीज होती हैं वो हैं। अब देखो, कंट्रोल प्लस प्लस का निशान होता है और इक्वल का निशान होता है, ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के लिए यूज होता है। अब जो प्लस और जो इक्वल का निशान है, वो जो कीबोर्ड है अपना, उसमें एक ही बटन पे दोनों निशान होते हैं। तो अगर हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल दबाएंगे, कंट्रोल प्लस इक्वल दबाएंगे, तब तो वो इक्वल की तरह यूज होगा। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस के लिए निशान होगा, प्लस के लिए यूज होगा शिफ्ट का, शिफ्ट का, ठीक है। तो आप इस चीज को ऐसे याद रख लोगे कि जो सिमिलर सी जो फॉर्मेटिंग के लिए जो चीजें हैं, उनकी शॉर्टकट की के लिए बहुत यूनिक ना करके कंट्रोल प्लस शिफ्ट का यूज किया जाता है। जैसे कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, ठीक है, ये आप याद रख लोगे। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही माउस क्या है, वो एक ब्रश की तरह बन जाता है। जैसे पॉइंटर है अपना, पॉइंटर का निशान नॉर्मली ऐसा निशान आता है, और हम लोग फॉर्मेट प्रिंटर जो पेंटर है उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो कर्सर का निशान है वो ब्रश की तरह बन जाता है कि हमें ये चीजें सेम की सेम यहाँ पे पेस्ट करनी है, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही माउस का जो पॉइंटर है, वो जो अपने पेंट करने का घर पे जो ब्रश होता है वो वैसा बन जाता है। तो आप फॉर्मेट पेंटर क्या चीज यूज में लेता है, ब्रश। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करते ही माउस का जो पॉइंटर है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, तो कुछ एक जगह देखना हाथ के निशान में चेंज होता है। वो हमारे पास आगे अगर कोई चीजें आएंगी तो मैं आपको उसमें बताऊंगी कि कौन से में हाथ के निशान में चेंज होता है, कौन से में ब्रश में चेंज होता है। तो आप ये याद रख लोगे कि पेंटर यानी ब्रश करने के लिए किस में चेंज हो जाएगा, पॉइंटर पेंट ब्रश जो होता है उसमें परिवर्तित हो जाएगा। और ये शॉर्टकट कीज आप याद रख लोगे। नॉर्मली कॉपी के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस सी, पर फॉर्मेट कॉपी करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। बहुत सारी सिमिलर जो शॉर्टकट कीज होती हैं उसमें शिफ्ट का यूज करके, सिमिलर यानी जिसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हो, जैसे कॉपी और फॉर्मेट कॉपी बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, तो उसमें एक शिफ्ट एडिशन रूप से ऐड करके और नई शॉर्टकट की बना दी जाती है, ठीक है। अब है फॉन्ट ग्रुप, इसमें से ये भी इंपॉर्टेंट है। होम जो टैब है उसमें जो अपना क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट ग्रुप है और पैराग्राफ ग्रुप है, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे जो टैब्स हैं वो अपने लिए इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा जरूरी है वो मैं आपको अच्छे से डिटेल से बता दूंगी। मैंने टाइप सारा मैटर कर रखा है, पर इसमें से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। जैसे फॉन्ट ग्रुप है, अब फॉन्ट ग्रुप में क्या क्या होता है, जैसे फॉन्ट ग्रुप में इसमें फॉन्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से संबंधित, मतलब जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग से संबंधित जो भी कार्य करने हैं, जैसे हमें कोई भी जो अक्षर है उसकी साइज क्या चाहिए, उसके कलर, उसके बैकग्राउंड, उसमें अंडरलाइन लगानी है कि नहीं लगानी, इन सब से रिलेटेड जो चीज होती है वो हमारे पास फॉन्ट ग्रुप में होती हैं। इसमें फॉर्मेटिंग से संबंधित कार्य किया जाता है, और अलग अलग डिजाइन देनी हो, इससे संबंधित सारे ऑप्शन हमारे पास फॉन्ट ग्रुप में आते हैं। अब देखो, फॉन्ट ग्रुप के लिए, फॉन्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, इसके लिए क्या है, शॉर्टकट की है। फॉन्ट को टाइप फेज या फिर फॉन्ट फेज भी कहते हैं, ये याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। टाइप फेज क्यों कहेंगे, क्योंकि हम लोग जो टाइप करना चाहते हैं उसके लिए हमें जो जो चीजों की आवश्यकता है उसके लिए फॉन्ट ग्रुप होता है। अलग अलग डिजाइनों में टेक्स्ट लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर क्या है, इसके अंदर जो टैब ये दे रखा है,
अब देखो ये मैं आपको बताती हूँ कि फ़ॉन्ट के उदाहरण क्या है। फ़ॉन्ट मतलब कैलिब्री, एरियल, और हम लोग जो हिंदी में टाइप करते हैं डेवलिस, मंगल, ये इन सबको क्या कहते हैं? फ़ॉन्ट। अब ये फ़ॉन्ट होते हैं बहुत सारी संख्या में, तो नाम याद रखना इसके लिए लगभग इम्पॉसिबल सा है। टाइम्स न्यू रोमन हुआ, जैसे ये हिंदी में जो टाइप किया गया है वो डेवलिस में टाइप किया गया है, और नॉर्मली जो इंग्लिश में इसमें टाइप किया गया है वो टाइम्स न्यू रोमन में टाइप किया गया है। अलग अलग जैसे आपने किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडिंग देखी होगी, द हिंदू की हेडिंग कैसी, मतलब अलग ही तरीके की है, तो वो एक फ़ॉन्ट है। अब फ़ॉन्ट का यूज़ अलग अलग स्टाइल के वर्ड्स, अलग अलग डिज़ाइन के जो वर्ड्स हैं वो लिखने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे नंबर्स में बहुत सारे होते हैं। फिर भी हमें एडिशनल अगर कोई फ़ॉन्ट चाहिए हो तो हम लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ये जो डेवलिस का है वो अपने कंप्यूटर में पहले से नहीं आता, उसको डाउनलोड करना पड़ता है। वैसे ही अगर हमें कुछ और भी ऐसे फ़ॉन्ट चाहिए हो तो हम लोग उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बनेगा तो क्या बनेगा कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हम लोगों ने बस एमएस वर्ड पे क्लिक किया तो बाय डिफ़ॉल्ट भी तो कुछ फ़ॉन्ट आ रहा होगा, वो कौन-सा होता है? तो वो होता है कैलिब्री, ठीक है? कैलिब्री बाय डिफ़ॉल्ट अपना जो फ़ॉन्ट आ रहा होता है वो कैलिब्री आता है। उसके बाद में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए एक डायलॉग डी से शुरू होता है, तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल प्लस डी। तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस डी। अब देखो फ़ॉन्ट साइज़ का मतलब क्या है? जैसे मैंने ये आपके लिए जो मैटर हम लोगों ने ये टाइप करवाया, तो ये लगभग साइज़ है 18 और 20 की साइज़ में। तो वैसे ही हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। जैसे 11-12 की जो लगभग साइज़ होती है वो हमारे लिए रीडेबल होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ आता है 11 पीटी का, मतलब 11 पॉइंट्स। इसको पीटी यानी पॉइंट्स में नापा जाता है। तो हम लोग इस साइज़ को घटा-बढ़ा सकते हैं। मैनुअली तो हम लोग इसको 1 भी कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम है वो 1638 पॉइंट तक कर सकते हैं। इसको पॉइंट में नापते हैं तो 1 से लेके 1638 पॉइंट तक कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि जो फ़ॉन्ट जैसे हम लोग ये फ़ॉन्ट साइज़ के लिए जैसे यहाँ पे तो वो लिखा वो बना हुआ होता है, जो हमारा फ़ॉन्ट है वो उसका नाम लिखा हुआ आएगा। जैसे मैंने ये टाइम्स न्यू रोमन में लिख रखा हो, तो यहाँ तो आएगा उसका नाम, फिर यहाँ पे एक स्केल बनी हुई होगी, उसमें ये साइज़ आएंगे। जैसे ये 18 या 20 में टाइप है तो ये 18 लिखा हुआ है मान लो, तो इसमें अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ऐसे स्केल सा ओपन हो जाएगा। तो ये भी पूछते हैं कि ये स्केल ओपन होता है उसमें कहाँ से लेके कहाँ तक साइजेस होते हैं? उसमें 8 से लेके 72 तक, यानी 8 से लेके 72 तक साइजेस इसमें मैनुअली बने हुए होते हैं। और हम लोग अगर अपने हिसाब से करना चाहें तो 1 से लेके 1638 पॉइंट तक, मतलब बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट बहुत छोटा टाइप होगा, वहां से लेके 1638 तक मैनुअली भी इसमें टाइप कर सकते हैं, ठीक है? अब एक शॉर्टकट की बताऊंगी मैं आपको इसमें। अब देखो, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट की साइज बढ़ाने और घटाने के लिए किसका यूज होता है? अब देखो इसमें 2 शॉर्टकट की हैं। आपको ये सिंबल तो पता ही होगा, इसका मतलब क्या है? बड़ा, ग्रेटर देन। इसका मतलब होता है स्मॉलर देन। तो अगर हमें सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है तो हम लोग कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, एक और भी हमारे कीबोर्ड पे एक और सिंबल बना हुआ होता है, वो ऐसा सिंबल बना हुआ होता है, तो हम इन दोनों में से किसी भी सिंबल का यूज कर सकते हैं। और इससे साइज ऐसे नहीं है एक एक पॉइंट करके बढ़ेगी, ये नहीं है एकदम से खूब सारी बढ़ेगी, एक एक पॉइंट करके बढ़ेगी। हम लोग उस पर क्लिक करते रहेंगे, 18 से 19, 19 से 20, 21, 22, 23, ऐसे एक एक पॉइंट करके बढ़ेगी। इसके अलावा क्या है, अगर हमें साइज को डिक्रीज करना हो, कम करना हो, तो कंट्रोल प्लस लेस देन जो सिंबल है, या फिर इसको आप ऐसे उल्टा कर दोगे, तो इन दोनों का यूज जो फॉन्ट की साइज है उसको घटाने बढ़ाने के लिए यूज किया जा सकता है। अब देखो एक क्वेश्चन आया था
वो आया है फ़ॉन्ट की स्टाइल को लेके। अब देखो उसमें ये पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा फ़ॉन्ट का स्टाइल नहीं है। अब फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होता है? फ़ॉन्ट स्टाइल जो वर्ड में जो फाइल बनी हुई होती है वो कैसी दिखती है, बनाई गई जो फाइल है वो कैसी दिखाई देगी, तो उसको बोलते हैं कि स्टाइल, मतलब वो अक्षर में कैसे दिखाई देंगे। तो उसके टाइप होते हैं 4, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और बोल्ड इटैलिक। अब मैं आपको इनको एक एक को बताती हूँ कैसे। जैसे ये फाइल टाइप करते हैं, ये सारे अक्षर आपको बोल्ड, Ctrl+B करके बोल्ड किए गए हैं, क्योंकि अगर बोल्ड नहीं करेंगे तो ये अक्षर बहुत पतले पतले और बोर्ड पे इतने ज़्यादा अच्छे से विजिबल नहीं होते जितने होने चाहिए। तो बी का मतलब होता है, मान लो कि मुझे एक तो आईसीटी बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा है और Ctrl+B करूंगी तो ये मेरे को गहरा दिखाई देगा, मतलब बोल्ड दिखाई देगा। और इटैलिक का मतलब है ये अक्षर आईसीटी ऐसे ना दिखाई करके थोड़ा ऐसे ऐसे दिखाई दे। तो बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर। रेगुलर साइज मतलब नॉर्मली साइज बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल रेगुलर ही होता है। जैसे ये बोल्ड है पर इसका स्टाइल इटैलिक नहीं होके रेगुलर है, अगर रेगुलर करेंगे तो ये बोल्ड नहीं रहेगा, नॉर्मली दिखाई देगा। तो बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और बोल्ड इटैलिक। बोल्ड इटैलिक का मतलब है वो हमें बोल्ड भी दिखाई दे और थोड़ा सा इटैलिक भी दिखाई दे, गहरा भी हो और थोड़ा सा तिरछा भी हो। तिरछा होता है उसको बोलते हैं इटैलिक। तो फॉन्ट स्टाइल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है? रेगुलर। 4 टाइप कौन कौन से हैं? बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर और बोल्ड इटैलिक। ठीक है, बोल्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया कि गहरा दिखाई देता है, इटैलिक थोड़ा तिरछा दिखाई देता है। ये कंप्यूटर ऐसे ना होके थोड़े ऐसे तिरछे वर्ड्स बनते हैं उसमें। ठीक है, फिर ऑप्शन आता है अंडरलाइन का। अंडरलाइन का मतलब है मुझे किसी चीज के नीचे, जैसे हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को अंडरलाइन करते हैं उसको बोलते हैं अंडरलाइन। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+U। यू मतलब अंडरलाइन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू का मतलब होता है कि कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ हो, जैसे ये कंप्यूटर लिखा है और इसके बीच में से ये ऐसे लाइन बना दे तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ये है स्ट्राइक थ्रू। इस कंट्रोल में से ऐसे कर दे तो ये क्या हो गया? स्ट्राइक थ्रू। ये लास्ट ईयर जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था सबस्क्रिप्ट का। और सुपर स्क्रिप्ट के लिए किसका यूज हो जाएगा? Ctrl++। अब ये चीज देखो कि ये जो प्लस का निशान है वो प्लस का निशान और इक्वल का निशान कीबोर्ड के एक ही बटन पे है। अब कीबोर्ड के एक ही बटन पे जब दो चीजें हों तो उनको यूज करने के लिए काम में लिया जाता है शिफ्ट का। तो इसके लिए क्या होगा फिर? Ctrl+Shift++ प्लस का यूज होगा। अब देखो सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होते हैं ये चीज समझ लो। अब आप ना इसको याद रखने के लिए, जैसे Ctrl+= है वो सबस्क्रिप्ट का आप सबको ऐसे याद रख लोगे बराबर, मतलब सब। सुपर का मतलब ये सुपर, ये सब आप इसको ऐसे याद रख लोगे। अब इनका यूज होता है हमें कोई फॉर्मूला लिखना हो, जैसे जो वाटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो ये जो 2 है इसको लिखने के लिए, जैसे हम लोग होम पेज है, मैं आपको 1 मिनट दिखाती हूँ, वापस होम पेज दिखाती हूँ। अब ये देखो, ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये अंडरलाइन है, ये स्ट्राइक थ्रू है। ये क्या है? H2O लिखने के लिए, यानी ये सबस्क्रिप्ट है। ये हमें किसी के स्क्वायर लगाना हो, जैसे 2 की पावर हमें 18 लिखनी हो, 20 लिखनी हो, पावर लिखनी हो, तो सुपर स्क्रिप्ट का यूज होगा। ये चीजें इसमें हमें ऊपर ही दिखाई देती है और इनके लिए जो शॉर्टकट कीज होती हैं वो मैंने आपको बताई दी हैं।
तो ये इक्वल वाली शॉर्टकट की है, वो लास्ट जो एग्जाम हुई थी उसमें उन्होंने पूछा था। ठीक है, आप ये स्ट्राइक थ्रू और सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट समझ ही गए होंगे। इसका उपयोग रासायनिक सूत्र के लिए किया जाता है और सुपर स्क्रिप्ट का यूज किसके लिए किया जाता है? जो सुपर मतलब ऊपर, ऐसे याद रख लोगे आप, 2 की पावर 10, सुपर ऊपर, ठीक है। और इसके लिए शॉर्टकट की गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। अब मैंने आपको शिफ्ट का यूज क्यों हुआ है इसके बारे में बता दिया। शिफ्ट का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि कंट्रोल और प्लस का निशान कंप्यूटर के एक ही बटन पे है, और एक ही बटन पे जो चीजें, दो चीजें दे रखी हो, जैसे ये इंग्लिश की टाइपिंग में फिर भी कम चीजें यूज होती है, हिंदी की टाइपिंग अपने उसमें बहुत सारे वर्ड होते हैं। तो उसमें जैसे कै दे रखा हो और आधा हमें आधा कै लिखना हो, तो शिफ्ट के साथ में हम लोग उसका यूज करेंगे। तो हिंदी के जो कीबोर्ड है उसमें तो हर एक की के ऊपर दूसरी की होती है, तो उसको शिफ्ट के साथ में यूज किया जाता है। वैसे ही इक्वल और प्लस एक ही की पे है, तो प्लस के निशान का यूज करने के लिए कंट्रोल के साथ में हम लोग शिफ्ट का भी यूज करेंगे, उसके बाद में प्लस का यूज करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। ग्रो फॉन्ट यानी फॉन्ट की साइज बढ़ाने के लिए ग्रेटर देन का, और साइज कम करने के लिए लेस देन का। ये श्रिंक फॉन्ट यानी छोटा करने के लिए लेस देन का यूज होता है। उसके बाद में दे रखा है चेंज कैश। अब इससे पहले हम लोग समझ लेंगे कि कैश चीज क्या होता है। इसका मतलब होता है, मान लो मैं ये लिख रही हूँ, ये सेंटेंस लिखा गया, मान लो ये एक सेंटेंस वर्ड ही लिखा गया है, इसमें ये पहला अक्षर कैपिटल है, बाकी के सारे स्मॉल हैं। अब ये चीजें किस तरीके से यूज होंगी, इनको बोलते हैं कैश। अब ये कितने तरीके के होते हैं, इन सब के बारे में, और कौन सा कैसा होता है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये कैश होते हैं 4 तरीके के। 4 तरीके के कौन से? सबसे पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है, हम लोगों ने जो पूरा पैराग्राफ लिखा है उसका सिर्फ पहला अक्षर कैपिटल होगा, बाकी सारे जो लेटर्स हैं वो होंगे स्मॉल में। इसको बोलते हैं सेंटेंस केस। जैसे ये लिखा है कंप्यूटर इज ए मशीन, तो इसमें कंप्यूटर का सी कैपिटल है, बाकी सारे लेटर्स क्या हैं, स्मॉल, तो इसको बोलते हैं सेंटेंस केस। उसके बाद में है लोअर केस। लोअर केस का मतलब क्या है? लोअर केस का मतलब है सारे अक्षर स्मॉल। कंप्यूटर इज ए मशीन, सारे अक्षर क्या हैं, स्मॉल, इसको बोलते हैं लोअर केस। और अपर केस क्या होता है, सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल। उसके बाद में कौन सा केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसका मतलब है कि हर एक जो अपना पैराग्राफ है या फिर लाइन है उसका जो पहला अक्षर है वो कैपिटल हो जाए। जैसे कंप्यूटर इज ए मशीन, इसमें हर एक वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल हो गया, इसको बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब इससे आगे भी खूब सारी डिटेल्स हैं। एक होता है टॉगल केस, इसके अलावा 5 तरीके के केस होते हैं। टॉगल केस के बारे में और देख लेते हैं हम लोग। टॉगल केस क्या होता है, इस पे क्वेश्चन। टॉगल केस का मतलब होता है कि पहला अक्षर स्मॉल, बाकी के सारे कैपिटल। जैसे मान लो ये टॉगल लिखा हुआ है, नॉर्मली टॉगल ऐसे लिखते हैं, और इसमें जो टॉगल केस है उसमें क्या करेंगे, ये टी तो हो जाएगा, टी तो स्मॉल हो जाएगा, बाकी के सारे अक्षर क्या हो जाएंगे, कैपिटल। तो इसको बोलते हैं टॉगल केस, ठीक है। डिफरेंट नाम है, आप इसको याद रख लेना। लोअर केस सारे छोटे, अपर केस सारे कैपिटल। सेंटेंस केस में पैराग्राफ का सिर्फ पहला अक्षर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या है, हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल। टॉगल केस अलग है। टॉगल केस में क्या है कि सिर्फ पहला लेटर स्मॉल, बाकी के सारे लेटर कैपिटल। तो टॉगल केस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और 1-2 एग्जाम में टॉगल केस को लेके क्वेश्चन भी बने हैं, तो आप टॉगल केस याद रख लोगे।
पहले अक्षर को स्मॉल और अन्य अक्षर को कैपिटल कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ये थोड़ा सा लेंदी है MS वर्ड, बाकी एक्सेल और पावर पॉइंट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं वो एक्सेल और पावर पॉइंट में लगभग सेम है। ठीक है, थैंक यू।